हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन, आपका विज्ञान टीचर, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट टीचर में स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है, हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 8 गति मोशन स्टार्ट कर दिया था और ये इस अध्याय पर आज की वीडियो भाग 8 यानी कि पार्ट 8 है। ठीक है बच्चों, ये इस अध्याय पर आखिरी वीडियो है। आज हमारा ये अध्याय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोगों को गुरुत्व के अंतर्गत गति यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी ये समझना है। इसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि एक समान वर्तुल गति समझेंगे, उसके ऊपर कुछ उदाहरण भी समझेंगे और फिर आखिरी में हम लोग एक समान वर्तुल गति में वस्तु के चाल की गणना करेंगे और लास्ट में हम लोग इनके ऊपर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने समझा था कि गति के जो समीकरण होते हैं वो 3 होते हैं और वो क्या क्या थे कि v = u + at ये हमारा पहला समीकरण था, s = ut + ½ at स्क्वायर ये हमारा दूसरा समीकरण था और तीसरा समीकरण क्या था, v² = u² + 2as। अब इन तीनों को समीकरणों को मैं देखता हूं तो यहाँ पर v क्या था, अंतिम वेग, u क्या था, प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t क्या था, हमारा समय जो हमने लिया और s क्या था, जो भी हम लोगों ने उस समय में दूरी को तय किया है। ठीक है बच्चों, यहां तक तो। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करता हूं किसी एक ऐसी वस्तु की जिसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी लग रही हो, तो ये जो तीनों हमारे समीकरण हैं गति के ये बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। अब होगा क्या, एक उदाहरण लेता हूं मैं कि हम लोगों ने एक बॉल ली, एक वस्तु ली बॉल और उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया, तो यहां पर त्वरण तो लगेगा लेकिन वो जो त्वरण है वो a ना होकर के वहां पर क्या लगेगा, g लगेगा और वो g कौन सा होगा, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। अब होगा क्या बच्चों, जब हम कोई बॉल को नीचे गिरते हैं तो वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगी और वो जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, वो उस बॉल को अपनी तरफ खींच रही है। यानी यहां पर त्वरण तो लग रहा है लेकिन उस त्वरण की जगह पर क्या लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं गुरुत्व के अंतर्गत गति की, तो ये जो तीनों समीकरण है वो बदल जाते हैं। अब होगा क्या कि इस वाले केस में त्वरण यानी a की स्थान पर हम लोग क्या रखते हैं, g। ध्यान रखिएगा, a को हम लोगों ने किससे बदल दिया, g से, और जो भी हमारी s थी यानी कि दूरी थी उसको हम लोगों ने किससे बदल दिया, ऊंचाई से, क्योंकि यहां पर वो सीधा नहीं चल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो s दूरी ना करके हम लोग उसको ऊंचाई बोलते हैं h। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारे तीनों समीकरण थे वो बदल जाते हैं। जो पहला समीकरण था वो अब क्या हो जाएगा, v = u + gt। यहां पर g की जगह पहले क्या आता था, a आता था, लेकिन यहां पर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, तो हमने a की जगह पर क्या रखा, g रख दिया। ऐसे ही दूसरे समीकरण की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, h = ut + ½ gt स्क्वायर। अब यहां पर क्या आता था बच्चों, पहले s और यहां पर क्या आता था, a। अब a की जगह पर g रख दिया और s दूरी ना होकर के वो ऊंचाई हो गई, तो इसलिए हम लोगों ने क्या रख दिया, h रख दिया। और तीसरा समीकरण जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारा, v² = u² + 2gh। और पहले यहां पर क्या होता था, a होता था, वहां पर हम लोगों ने अब क्या कर दिया, g कर दिया। अब बच्चों हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि एक नॉर्मल साधारण वस्तु में क्या हमारे समीकरण थे, तो ये तीनों थे। और अगर हम लोग उसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण लगा दें यानी कि g लग जाता है तो वहां पर ये तीनों समीकरण बिल्कुल बदल जाते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, v = u + gt, h = ut + ½ gt स्क्वायर और v² = u² + 2gh। लेकिन बच्चों इस उदाहरण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ कर रहे हैं, तो उस बॉल पर जो गुरुत्वाकर्षण था यानी g था वो लग रहा था। लेकिन बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं उस बॉल को अब ऊपर से नीचे ना फेंक करके नीचे से ऊपर की तरफ फेंकूं, तो अब यहां पर जो g लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण तो लगेगा यानी कि यहां पर गुरुत्वीय त्वरण तो लगेगा, लेकिन वो अब उल्टी दिशा में लग रहा है, अपोजिट दिशा में लग रहा है। तो यहां पर हम लोग g की जगह पर क्या यूज करते हैं, -g यूज करेंगे। आप ध्यान रखना बच्चों, s की जगह पर h यूज करा था तो h माइनस में नहीं आएगा क्योंकि वो ऊंचाई तो अभी भी उतनी लेगा ही, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण है वो अब उल्टी दिशा में लग रहा है, उसके अपोज में जा रही है बॉल, तो यहां पर g की जगह पर हम लोग क्या लेंगे, -g लेंगे। तो उस केस में बच्चों जो हमारी तीनों समीकरण है वो भी वापस से बदल जाते हैं। तो जो पहला केस बनेगा, पहला समीकरण था वो हो जाएगा
v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। यहां पर प्लस में था क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ जा रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है, लेकिन यहां पर बॉल उल्टी जा रही है तो g जो लगा है वो हम लोगों ने माइनस में लिया है। ठीक है बच्चों, दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने गति के तीनों समीकरण पढ़े और उस पर लगने वाली तीनों कंडीशन भी हम लोगों ने पढ़ ली हैं। पहली कंडीशन, जब वो त्वरण कैसा होगा, a होगा, और जो दूरी है वो क्या होगी, s। लेकिन जैसे ही उस पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है, यानी त्वरण की जगह पर a की जगह पर g आ जाएगा, तो वहां पर हम लोग a को रिप्लेस कर देंगे g से और s को रिप्लेस कर देंगे h से। तो ये थी हमारी तीनों समीकरण जो बदल जाएंगे। और अगर हम लोग उसको अपोजिट वे में ले जाते हैं, जब गुरुत्वीय त्वरण माइनस में लगेगा, यानी कि g की जगह पर हम लोग उसको क्या रखेंगे, माइनस g, तब हमारी ये तीनों कंडीशन यानी तीनों समीकरण इस तरीके से लिखे जाएंगे। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं एक समान वर्तुल गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो इसको समझने के लिए बच्चों एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम लोग कि कोई एक वस्तु है और वो वृत्त में गति से घूम रही है, यानी कि एक बॉडी, एक मान लो एक साइकिल थी हमारे पास, उसने यहाँ से स्टार्ट करा और वो यहाँ से चलती हुई यहाँ से इस तरीके से चक्कर लगा रही है। अब ये जो घूम रही है वो एक सर्कुलर पाथ पर घूम रही है ना, एक किस पर घूम रही है, एक वृत्त में गति कर रही है, यानी कि सर्कुलर मोशन कर रही है। तो कोई भी एक ऐसी वस्तु जो वृत्त में गति कर रही होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तुल गति यानी कि सर्कुलर मोशन। सीधा सीधा है कि जब भी हम लोग कोई भी वस्तु, भले वो एक साइकिल हो, एक कोई पर्सन हो, या कोई भी और चीज हमारी बॉडी हो या कोई भी पिंड हो, वो वृत्त में गति कर रही होगी तो ही हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वर्तुअल गति यानी कि सर्कुलर मोशन कहा जाता है। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो अब बच्चों अगर मैं बात करता हूं किसी एक सर्कुलर पाथ की यानी कि एक वृत्त की, तो वो जो वृत्त होता है उसमें बहुत सारी सूक्ष्म भुजाएं होती हैं, बहुत छोटी छोटी टाइनी साइड्स होती हैं। अब इसको हम लोग थोड़ी देर में आगे एक एग्जांपल से समझेंगे। लेकिन जो भी हमारा वृत्त होगा यानी कि सर्कुलर पाथ होता है उसमें बहुत सारी क्या होंगी, छोटी छोटी सूक्ष्म भुजाएं यानी कि टाइनी साइड्स होंगी। अब इसके कारण क्या होता है कि जो भी वस्तु यहाँ पर घूम रही है, इस यहाँ पर गति कर रही है, वो हर सेकेंड, हर थोड़ी देर में अपनी दिशा को बदलता रहेगा। तो यहां पर देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वृत्तीय मार्ग में सूक्ष्म भुजाओं की अनिश्चित संख्या यानी कि बहुत सारी टाइनी साइड्स होती हैं से बना हुआ माना जाता है। ठीक है बच्चों। और इसी के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है कि ऐसे वृत्तीय मार्ग पर चलती हुई कोई भी वस्तु लगातार अपने गति की दिशा को परिवर्तित होती रहती है, अपने डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। तो यहां पर हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े हैं कि कोई भी जब वस्तु एक वृत्त में गति करेगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तुअल गति यानी कि सर्कुलर मोशन। अब ये जो वृत्त होता है उसमें बहुत सारी क्या होंगी बच्चों, सूक्ष्म भुजाएं होंगी, बहुत सारी छोटी छोटी टाइनी साइड्स होंगी, और इसी की वजह से जो भी वस्तु यहां पर घूम रही है वो क्या करेगी, अपनी लगातार दिशा को, अपनी डायरेक्शन को बदलती रहेगी। अब इसी पूरे सबको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। अब बच्चों हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो कोई एक वस्तु है और वो किसी भी एक 4 भुजाओं वाले मार्ग पर चल रही है। तो सपोज वो A से स्टार्ट हुई, B तक आई, फिर C और फिर D और फिर वापस से कहां पर आ गई, A पर। तो यहां पर टोटल कितने कोने हैं, 4 कोने हैं। तो यहां पर दिशाएं कितनी हुई, 4, पहले A से B, फिर B से C, C से D और फिर D से A। तो यहां पर जो भी वस्तु हमारी इस मार्ग पर चल रही है उसको कितनी बार जो अपनी दिशा थी, डायरेक्शन थी, चेंज करनी पड़ी। तो जितने कोने थे उतनी ही बार उसको बदलना पड़ा। तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और फिर चौथी बार। तो यहां पर उसने टोटल कितनी बार अपनी दिशा को बदला, 4 बार। तो क्लियर है बच्चों। तो यहां पर मार्ग कैसा था, 4 भुजाओं वाला, तो इसलिए उसने वहां पर कितनी बार बदला, 4 बार। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं बच्चों तो यहां पर टोटल कितनी भुजाएं आ रही हैं, 6। देखो 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो अब कोई भी वस्तु अगर इस मार्ग पर चलेगी तो वहां पर उसको कितनी बार बदलना पड़ेगा अपने दिशा को, पहली बार A से B तक, फिर B से C दूसरी बार, फिर C से D तीसरी बार और D से E चौथी बार, फिर यहां पर 5वीं बार और यहां पर 6ठी बार। तो क्लियर है बच्चों। जैसे ही वो 6 भुजाओं वाले मार्ग पर आएगा तो वहां पर उसको अपनी दिशा कितनी बार बदलनी पड़ी, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स। ठीक है बच्चों। और यहां पर कितनी बार बदलनी पड़ी थी, 4 बार।
तो जितनी भुजाएं हुई उतनी बार ही उसको डायरेक्शन अपनी बदलनी पड़ रही है। अब अगर हम लोग 8 भुजाओं वाले मार्ग पर जाते हैं तो यहां पर भी उसको कितनी बार बदलना पड़ेगा? 8 बार। ये फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7 और यहां पर 8वां। तो इस तरीके से जितनी हमारी भुजाएं होंगी उतनी बार ही उसको अपने डायरेक्शन को, दिशा को बदलना पड़ा। अब बच्चों अगर मैं बात करूं चौथे केस की, कि अगर कोई वस्तु जो है एक वृत्तीय मार्ग पर चल रही है, यानी सर्कुलर पाथ पर चल रही है, तब उसको कितनी बार दिशाओं को बदलना पड़ेगा? तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने एक पॉइंट बोला था कि जो भी हमारा वृत्तीय मार्ग होता है वो किससे बनता है? बहुत सारी छोटी छोटी टाइनी साइड से बनता है, बहुत सारी भुजाएं होती हैं। लेकिन यहां पर तो हमें कोई भी भुजा नहीं दिख रही है, तो फिर हमने ऐसा क्यों बोला कि यहां पर बहुत सारी भुजाएं हैं और उसको अनगिनत बार अपनी डायरेक्शन को, दिशा को बदलना होगा। तो बच्चों देखो, अगर मान लो वो इस पॉइंट पर है कोई भी वस्तु, तो यहां पर उसको कहां देखना पड़ रहा है? बिल्कुल सामने। अगर वो वस्तु अब यहां पर है तो उसको कहां देखना पड़ रहा है? इस तरीके से। अगर कोई यहां पर है तो यहां पर आ गई तो यहां पर। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स बदल रहे हैं। अब यहां पर मैं बोल सकता हूं एक पॉइंट यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो लगातार उसके पॉइंट्स बदलते जा रहे हैं और जितने पॉइंट्स यहां पर होंगे उतनी बार ही दिशा बदलती रहेगी। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि जब भी कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर चलती है तो वहां पर दिशाएं बार बार बदलती रहेंगी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई भी एक वृत्तीय मार्ग बहुत सारी छोटी छोटी भुजाओं से मिलकर के बनता है। तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर चलती है तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो अनगिनत बार वो अपनी दिशा को बदलेगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वृत्तीय मार्ग जो है किससे बना है? बहुत सारी छोटी छोटी भुजाओं से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि जब कोई पिंड या वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसके गति की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहेगी। यानी कि जब भी कोई सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी मूव करेगी तो उसकी लगातार जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो परिवर्तित होती रहेगी। अब बच्चों हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि अगर किसी भी वस्तु की दिशा बदल रही है तो वहां पर क्या होगा? वेग जो होगा वो बदल जाएगा। तो देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इस कारण उसका वेग भी बदलता है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर वेग इसलिए बदल रहा है क्योंकि वहां पर जो डायरेक्शन थी, दिशा है, वो भी लगातार बदल रही है। तो दिशा बदल गई तो वेग बदल गया, और जैसे ही वेग बदल जाता है तो क्या आ जाता है? वस्तु में त्वरण आ जाता है। तो इसलिए वृत्तीय पथ पर गति को त्वरित हुआ कहा जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, जैसे ही कोई बॉडी, कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर चलेगी तो उसकी दिशा लगातार परिवर्तित होगी, जिसके कारण उसमें क्या आ जाएगा? वेग आएगा। और वेग के कारण ही वो जो वस्तु है कैसी हो जाती है? त्वरित होता हुआ कहा जाता है। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो अब बच्चों देखो तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब कोई भी वस्तु एक समान चाल, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि अब वो एक समान चाल से चल रही है, एक समान चाल से वृत्तीय पद में गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। अभी हम लोगों ने अब तक पढ़ा कि कोई भी एक वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर चलती है तो उसको क्या बोलते थे? वृत्तीय गति, यानी कि सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर वो जो चल रही है वस्तु वो एक समान गति से चल रही है, उसमें यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है, तब उसको क्या बोलते हैं? एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अब बच्चों हमें यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट समझना है। उस पॉइंट को समझने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि मान लो मैंने एक छोटा सा पत्थर लिया और उसको हम लोगों ने धागे से बांध दिया। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा पत्थर लिया, उसको हमने धागे से बांध दिया। अब उस पत्थर को उस धागे की मदद से मैं एक सर्कुलर पाथ पर यानी वृत्तीय मार्ग पर घुमाऊंगा। तो ये धागा था और ये छोटा सा एक पत्थर हम लोगों ने उस पर बांध दिया और अब हम लोग इसे इस वृत्तीय मार्ग पर घुमाएंगे। तो बच्चों जब वो घूमेगा तो लगातार क्या होगा? वो इस तरीके से घूमता रहेगा और यहाँ पर जैसे जैसे वो अब बदलता रहेगा अपनी दिशा को, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो लगातार हर एक पॉइंट पर वो क्या करेगा? अपनी दिशा को बदलता रहेगा। तो जैसे इस पॉइंट पर था तो उसने क्या करा? डायरेक्शन क्या है उसकी? पूर्व दिशा में है। और जैसे ही वो यहाँ पर आया उसकी दिशा क्या हो गई? दक्षिण दिशा। तो जैसे जैसे वो वृत्तीय मार्ग पर घूमेगा उसकी दिशा बदलती रहेगी, ये हम लोगों ने समझा। और एग्जाम्पल क्या लिया कि जब हम लोगों ने एक पत्थर को
किसी धागे से बांधा और उस पर वृत्त मार्ग पर घुमाया तो वहां पर लगातार उसकी दिशा बदलती रहती है। अब बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ये आता है कि जब हम लोग इस पत्थर को इस वृत्त मार्ग पर घुमाएंगे तो इसको इस वृत्त मार्ग में बने रहने के लिए एक छोटी सी फोर्स चाहिए होती है जो इसको बनाए रखे इस दिशा में या इस सर्कुलर पाथ पर, और उसी हम लोग फोर्स को क्या बोलते हैं, उस बल को क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि जब भी कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर मूव कर रही है, चल रही है, अपनी गति से मूव कर रही है, तो वहां पर बहुत सारी दिशाएं होंगी, वो लगातार बदलता रहेगा, और उस वृत्तीय मार्ग पर बने रहने के लिए उसको कौन से बल की आवश्यकता होती है, तो वो कौन सा होगा, अभिकेंद्र बल। क्लियर है बच्चों। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, वर्तुअल गति उत्पन्न करने के लिए क्या किसकी जरूरत होती है, हमें एक बल की आवश्यकता होती है, और जब भी कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर चलेगा, गति करेगा, तो उस पर बने रहने के लिए उसको जिस बल की आवश्यकता है उसको ही क्या कहा जाता है, अभिकेंद्र बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पहला क्या है, कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स होती हैं वो पृथ्वी के चारों ओर एक समान वर्तुल गति से परिक्रमा करती हैं। जो भी सैटेलाइट्स होती हैं वो किसके चारों तरफ घूमती रहती है, पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगाती है, और वहां पर कैसा आ गया, एक वर्तुल गति आ गई, यानी कि वर्तुल मार्ग पे वो मूव कर रही है, तो कैसी गति हुई, वर्तुल गति। और उसकी जो स्पीड है वो कैसा है, मोशन जो है वो कैसा है, एक समान गति से चल रहा है, तो यहां पर भी क्या बनता है, वो एक समान वर्तुल गति बनती है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनता है। तो जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के चारों तरफ घूमती रहेंगी एक वर्तुल मार्ग पर, और वो क्या होंगी, एक समान स्पीड से मूव करेंगी। ठीक है बच्चों। तो वहां पर भी उसको बने रहने के लिए क्या चाहिए होता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। क्लियर बच्चों। दूसरा क्या आता है कि जो चंद्रमा है, मून, वो क्या है, वो भी पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है, और वो भी कैसे घूमता है, एक वर्तुल मार्ग पर, और किस स्पीड से, एक समान स्पीड से। तो यहां पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे मून है यानी कि चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय यानी कि सर्कुलर पाथ पर घूमेगा, और वहां पर वो लगातार अपनी डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो यहां पर भी जो वो कैसा होगा, एक समान वर्तुल गति से मूव करता रहेगा। क्लियर बच्चों। और तीसरा क्या आता है हमारे पास, जो पृथ्वी है, पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है, सूर्य के। तो यहां पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक समान वर्तुल गति से परिक्रमा करती है। तो हम लोग बोल सकते हैं जितनी भी सैटेलाइट हैं वो अर्थ के अराउंड घूम रही हैं, जो चंद्रमा है वो अर्थ के, और जो अर्थ है यानी कि पृथ्वी है वो किसके घूम रही है, चारों ओर, सूर्य के। तो इस एग्जाम्पल से समझिए, जो मून है वो किसके चारों और घूम रहा है, किस मोशन पर, सर्कुलर मोशन पर, किसके, अर्थ के, और अर्थ खुद यानी कि पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है, सन के। और ये सभी के सभी हमारे किसके उदाहरण हैं, एक समान वर्तुअल गति के, क्योंकि यहां पर जो मार्ग उन्होंने लिया है वो कैसा है, वृत्तीय यानी कि सर्कुलर है, और वो एक समान यानी कि यूनिफॉर्म मोशन से घूम रहे हैं। और जैसे जैसे वो एक सर्कुलर वृत्तीय मार्ग पर घूमते हैं वो अपनी डायरेक्शन क्या होंगे, लगातार बदलते रहेंगे। जब वो लगातार अपनी दिशा को बदलेंगे तो वहां पर क्या होगा, वेग में परिवर्तन आएगा, और वेग परिवर्तन होते ही ये सारी की सारी वस्तुओं का जो त्वरण है वो बदल जाता है। ठीक है, ये त्वरित हो जाती है। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं कि कोई भी अगर एक वस्तु एक वृत्तीय मार्ग पर चल रही है तो उसकी चाल की हमें गणना करनी है। ठीक है बच्चों। तो एक समान गति से कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर चल रही है और हमें उसकी क्या गणना करनी है, चाल की गणना करनी है। तो बच्चों अगर मैं मान लो कि कोई भी एक वस्तु चल रही है किसी एक वृत्तीय मार्ग पर और उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, r है, तो उसकी जो चाल होगी पूरी की पूरी वो किसके बराबर हो जाएगी, परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस के, जो कि उसका पूरा का पूरा जो वृत्तीय मार्ग था जो उसका सरकमफ्रेंस है उसके बराबर ही तो होगी। क्योंकि मान लो अगर उसने यहां से चलना स्टार्ट करा है और वो वापस यहीं पर आकर रुक गया तो एक चक्कर लग गया, और एक चक्कर में उसने पूरी दूरी कितनी तय करी है, उसे हम लोग क्या बोलते थे, सरकमफ्रेंस। तो बच्चों किसी भी वृत्तीय मार्ग या सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है या परिधि होता है वो कितना होता था, 2πr। और यहां पर एक चक्कर लगाने में जो उसने समय लिया होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, t। तो जब भी हमें किसी एक वस्तु की जो एक वृत्तीय मार्ग पर चल रही है उसकी चाल निकालनी है यानी कि v निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, सरकमफ्रेंस यानी कि 2πr बटे समय जो उसने लिया है। तो यहां पर पाई की वैल्यू बच्चों आप सबको पता है क्या होती है, 22/7, और r क्या था यहां पर, उसका त्रिज्या यानी कि रेडियस, और
टी क्या है, जो भी उसने एक चक्कर लगाने में समय लिया वो उसको हम लोग टी बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर साफ साफ क्लियर है कि जब भी कोई एक वस्तु किसी एक वृत्तीय मार्ग पर चलेगी और उसका हमें चाल की गणना करनी है तो वो होगा 2πr/t। अब जो पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक साइकिल चालक प्रत्येक 2 मिनट में एक बार वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगा लेता है। यानी कोई एक साइकिल वाला है और वो एक वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है और उसका पूरा एक चक्कर कितने मिनट में लगा लेता है, 2 मिनट में। और उसका त्रिज्या कितना दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, 105 मीटर। और हमको बच्चों क्या निकालना है, यहाँ पर चाल की गणना करनी है। तो अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके हिसाब से हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि चाल क्या होता है किसी भी वृत्तीय मार्ग पर, 2πr/t। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 और यहाँ पर आर कितना दे रखा है हमें, 105 मीटर। और जो समय है वो कितना दे रखा है बच्चों, 2 मिनट। लेकिन अब इस 2 मिनट को हमें किस में बदलना होगा, सेकंड में। तो सीधा सीधा अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 105 और बटे 2। अब इस 2 को यानी समय को 2 मिनट से हमें किस में बदलना है, सेकंड में। तो 2 को मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम लोगों ने, 60 सेकंड से। तो सीधा सीधा अगर मैं इसको सही से लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22 बटे मल्टीप्लाई 105/7 मल्टीप्लाई 120। और इसको सॉल्व करने पर सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 5.5 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, चाल आ जाएगी। बच्चों बात करते हैं अब हम लोग दूसरे प्रश्न की। प्रश्न क्या कहता है, विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। कोई भी एक पर्सन है राहुल, वो अपनी साइकिल चला रहा है, लेकिन जो पहले जो साइकिल की अवस्था थी वो कैसी थी, विराम पोजीशन में थी। वो अपनी साइकिल को पहले खड़ी हुई थी फिर स्टार्ट कर रहा है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। और जैसे ही वो चलाना स्टार्ट करता है तो अगले 30 सेकंड में उसकी स्पीड क्या हो जाती है, वेग क्या आ जाता है, 6 मीटर पर सेकंड। वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड आ जाता है। अब जैसे उसने 30 सेकंड अपनी गाड़ी चलाई थी, साइकिल चलाई, तो उसकी वेग कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकंड। लेकिन उसके बाद उसने ब्रेक लगा दिए और इस तरीके से ब्रेक लगाए कि उसका जो साइकिल का वेग था वो 6 से कितने पर आ गया, 4 पर। और इसको जो पूरा समय लगा आने में वो कितना लगा है, 5 सेकंड लगा है। अब बच्चों क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों ही स्थिति में साइकिल की जो त्वरण है उसकी हमको गणना करनी है। क्लियर है बच्चों। अब अगर मैं पहली स्थिति देखता हूं तो यहां पर देखो बच्चों, जो साइकिल थी वो विराम पोजीशन में थी, तो जो उसका प्रारंभिक वेग था वो क्या था, 0 मीटर पर सेकंड। और जब उसने चलाना स्टार्ट कर दिया तो अगले 30 सेकंड में उसकी जो साइकिल की वेग थी, स्पीड थी, वो कितनी आ गई, 6 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक तो क्लियर है बच्चों। और इसको होने में कितना समय लगा है, 30 सेकंड। इसको हम लोग U1 और V1 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। T1 कितना है, 30 सेकंड। और हमको निकालना क्या है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, उसको हम लोगों ने मान लिया A1। अब त्वरण के फॉर्मूले के हिसाब से वेग परिवर्तन बटे समय, ये इसका फॉर्मूला होता है। और वेग में परिवर्तन क्या होता था, V1 - U1 बटे T1। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और हमें त्वरण जो होगा पहली स्थिति में निकल कर आ जाएगा। तो V1 कितना है, 6 और U1 कितना है, 0। तो 6 - 0 बटे 30। इसको सॉल्व करने पर सीधा सीधा आंसर क्या आएगा हमारे पास, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर ये हमारा पहली स्थिति में त्वरण निकल कर आ गया। अब बच्चों अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो ये जो त्वरण है वो क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि स्पीड पहले क्या थी, विराम पोजीशन पे था और फिर स्पीड कितनी आ गई, 6। तो यहाँ पर बढ़ रहा है, इसलिए ही वो क्या आया, पॉजिटिव आया। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी में अगर मैंने बताया था कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, त्वरण भी क्या होगा, पॉजिटिव में ही आएगा। और अगर वो घट रही है तो यहाँ पर त्वरण भी क्या आती, कम हो जाती। तो अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, उसमें हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। देखना दूसरी स्थिति में U2 क्या हो गया, 6। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो दूसरी कंडीशन में जो साइकिल स्टार्ट हो रही है वो कहां से हो रही है, 6 मीटर पर सेकंड से। तो यहां पर प्रारंभिक वेग दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड। और 5 सेकंड बाद जब उसने ब्रेक लगा दिए तो वो किस पर आ गया, 4 मीटर पर सेकंड पर। तो अंतिम वेग कितना हो गया, 4। तो यहां पर इनिशियल प्रारंभिक 6 मीटर पर सेकंड और अंतिम कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकंड। क्लियर बच्चों। और इसको होने में टोटल कितना समय लगा है, 5 सेकंड लगे। तो वेग त्वरण के अनुसार V2 - U2 बटे T2 हो जाएगा। अब V2 कितना है, 4,
U2 6 और टाइम कितना आ गया 5। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि जो हमारी स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो 6 से कितने पर आ गई, 4 पर आ गई है। अब अगर वेलोसिटी यानी वेग उसकी कम होगा तो हमारे को पता था कि जो त्वरण है वो भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले वीडियोस में। और अगर मान लो बच्चों यहां पर वो इस स्थिति में बोलता कि दूसरी कंडीशन में हमें त्वरण ना बता करके मंथन बताइए यानी रिटार्डेशन बताइए, तब हम लोग उसे पॉजिटिव में ही लिखते हैं 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने पहले भी बता चुका हूं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर वेग कम हो रहा है तो भी त्वरण क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर वो त्वरण की जगह पर यहां पर मंथन पूछ लेता तब हम लोग यहां पर -0.4 ना लिख करके लिखते हैं 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा ये जो अध्याय था वो कंप्लीट हो गया है। हम लोगों ने इसमें जितनी भी टॉपिक्स है सारे कवर करे हैं, उन सब पर हम लोगों ने जितने भी प्रश्न हल कर सकते थे वो सब करे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तो बच्चों मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ। जाने से पहले सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।